हाल ही में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। 20 अगस्त 2025 को ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया। जैसे ही लोकसभा में यह बिल आया तो तुरंत हाउस में हड़कंप सा मच गया। क्या है 130वां संविधान संशोधन बिल? इस बिल के तहत यदि देश का प्रधानमंत्री, कोई केंद्र का मंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य का कोई मंत्री लगातार किसी गंभीर अपराध में 30 दिन तक जेल में रहता है तो अगले दिन मीन्स 31वें दिन उसको अपनी पोस्ट से, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बिल में केवल वही अपराध शामिल होंगे जिनमें 5 या 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान होगा। इसी बिल के तहत जैसे आर्टिकल 75 है हमारे संविधान में, आर्टिकल 75 कहता है कि एक प्रधानमंत्री होगा और उसका एक काउंसिल मिनिस्टर होगा। मान लो केंद्र का कोई मंत्री कोई करप्शन या करता है या उस पर कोई केस चलता है या वो 30 दिन तक जेल में रहता है और प्रधानमंत्री उस पर कोई एक्शन लेता तो अगले दिन वो अपनी पोस्ट से स्वयं ही रेजिग्नेशन दे देगा या अपनी पोस्ट छोड़ देगा। इसी तरह आर्टिकल 164 जिसमें सीएम और काउंसिल मिनिस्टर का जिक्र किया गया है और इसके साथ साथ आर्टिकल 239 AA जो 1991 में 69 अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था, इसमें दिल्ली सीएम और उसकी काउंसिल मिनिस्टर का जिक्र किया गया है। हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट 2025 की आई जिसने एक खुलासा किया। इस रिपोर्ट के तहत जैसे 2024 में देश में जनरल इलेक्शन हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 46% एमपीज ऐसे मिले जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं जो टोटल 543 का लगभग 251 बनता है और दूसरी तरफ 31% ऐसे एमपीज जिन पर हीनियस क्राइम है, जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं जो लगभग 170 के आसपास बनता है। उसी के साथ साथ 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी का स्टेट असेंबली से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने खुलासा किया कि 28 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी में लगभग 4092 एमएलए की सीट हैं। इसमें से लगभग 1861 ऐसे एमएलए जिन पर क्रिमिनल चार्जेस और 1205 ऐसे एमएलए जिन पर हीनियस क्राइम पाए गए। जो टोटल अगर क्रिमिनल की बात करूं वो टोटल एमएलए का 45% और हीनियस क्राइम्स की बात करें तो टोटल का लगभग 29% पाएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ हाल ही में बिहार इलेक्शन के संदर्भ में सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मैटर चर्चा में चल रहा है, खासकर अपोजिशन पार्टीज लाइक टीएमसी, कांग्रेस जैसी पार्टीज इलेक्शन कमीशन पर दोष घड़ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के फेवर में काम कर रहा है। जहां एक समय 1990 में टीएन सेशन का बोलबाला था, टीएन सेशन जिसका मेन मोटिव या जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा रहा था, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन है विपक्ष द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जो करंट में गवर्नमेंट है उसके फेवर में काम कर रहा है। यदि इलेक्शन कमीशन सरकार के फेवर में काम करेगा तो जनता का विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं होगा। क्या 130 जो अमेंडमेंट बिल आया इसका मेन मोटिव करप्शन फ्री पॉलिटिक्स क्रिएट करना है या लोगों का प्रजातंत्र विश्वास बढ़ाना है या डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाना है? जहां सत्ता पक्ष इस बिल की बहुत ज्यादा सराहना कर रहा है, वहीं विपक्ष की जो पार्टीज हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। कोई इसको सुपर एमरजेंसी, कोई इसको काला कानून की संज्ञा दे रही है। वैसे तो 1967 में देश में जब आया राम गया राम की शुरुआत हुई, इट मीन्स दैट हॉर्स ट्रेडिंग की। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? जब किसी पार्टी को सपोज इमेजिन फुल मेजोरिटी नहीं मिलती तो लालच में, पद के लालच में, पैसों के लालच में जब एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन सन 1985 में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सरकार ने 52 अमेंडमेंट किया। इसके तहत यदि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में 1/3 एमपीज या एमएलए जाते हैं तो वो वैलिड था, परंतु ये आया राम गया राम नहीं रुका तो एट लास्ट 2003 में सरकार ने 91 अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट के तहत सरकार ने
आया राम गया राम या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दिया। इट मींस दैट अब अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में किसी एमपी या एमएलए को जाना है तो लगभग 2/3 मेजोरिटी जानी चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी से कम है तो उनका इलेक्शन रद्द हो जाएगा। दोस्तों, जहां आज सरकार का ये जो बिल आया, सरकार इस बिल के तहत देश में जहां लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाना चाहती है, कुछ विशेष पॉलिटिकल विशेषज्ञ या एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि इस बिल का मेन उद्देश्य है, जब हमारे फेमस महापुरुष जैसे भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी जैसे थे, उन लोगों का एक सपना था कि देश में ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम तैयार करना है, देश में ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार करना है, देश में ऐसा एक इलेक्शन कमीशन बनाना है जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन हो, लोगों का प्रजातंत्र में 100% विश्वास हो। दोस्तों, इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये बिल देश में पारदर्शिता या यूं कहें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन फ्री पॉलिटिक्स का निर्माण करेगा, या इस बिल के तहत जो सत्ता पक्ष है वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके, खासकर जिन राज्यों में केंद्र से अलग गवर्नमेंट है, उन राज्यों में इन जो सरकारी तंत्र है इनका मिसयूज करके वहां पर उन नेताओं को जेल में डालेगी? आपकी क्या राय है? क्या इसे देश में एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होगा या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनमें गिरावट आएगी? आपकी क्या राय है? अगर मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।